बीपीएससी मेंस की क्लास चल रही है और इन बीपीएससी मेंस वी आर स्टडिंग हिस्ट्री सेक्शन। हम लोग इतिहास का सेक्शन पढ़ रहे हैं। इन लास्ट क्लास आई इंट्रोड्यूस्ड द सिलेबस। तो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में पाठ्यक्रम से अवगत कराया था। जीएस के सेक्शन 1 में इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ जीएस वी स्टडी हिस्ट्री। हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। इन हिस्ट्री इतिहास में वी स्टडी द मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर। तो हम लोग आधुनिक भारत पढ़ते हैं और भारतीय संस्कृति पढ़ते हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति के अंतर्गत बिहार की कला एवं संस्कृति का बहुत ही महत्व है। टुडेज क्लास इज आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार। आज की क्लास जो है बिहार में कला एवं संस्कृति से संबंधित है। तो पहले तो इसकी स्थिति देख ली जाए कि सिलेबस में क्या स्थिति है। तो वी आर स्टडिंग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। हम लोग भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति पढ़ रहे हैं। और पिछले क्लास में जैसा कि मैंने बताया था कि आप जीएस मेंस को के अंतर्गत इतिहास को 5 भागों में बांटकर देख सकते हैं। इन जीएस मेंस हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। फर्स्ट वन आर्ट एंड कल्चर, पहला है कला एवं संस्कृति। सेकेंड वन ट्राइबल रिवोल्ट, तो जनजातीय विद्रोह। थर्ड वन फ्रीडम स्ट्रगल, अ लॉन्ग पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो भारतीय इतिहास में एक बड़ा भाग जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल, मेंस के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। तो इसमें और इसके अलावा एक जो आज की हाल के दिनों में जो महत्व बढ़ा है व्यक्तित्व का, तो पर्सनैलिटीज आर इंपॉर्टेंट nowadays, and then education and other points. So these are the syllabus and we are studying today first section art and culture, and not art and culture of Bihar, especially focused on Bihar, especially बिहार पर केंद्रित करते हुए हम लोग इस सेक्शन को पढ़ेंगे, क्योंकि इस सेक्शन के अंतर्गत मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग, ये जो 4 सेक्शन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ट्रेडिशनल सेक्शन है, दीज आर ट्रेडिशनल सेक्शंस। तो ये परंपरागत रूप है और इसमें परंपरागत भाग है और इसमें जो क्वेश्चंस आने की संभावनाएं, यानी कि सामान्यतः एक क्वेश्चंस यहाँ से रहते रहे हैं, लेकिन अब क्या है ना कि क्वेश्चन का रूप बदला है। तो अब आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, अकॉर्डिंग टू द चेंजेज ऑफ सिलेबस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन एक्सप्लेन द आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार। मैं बिहार के कला एवं संस्कृति को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देयर वाज अ ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार। तो बिहार के कला एवं संस्कृति का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और इस गौरवशाली इतिहास में आप देखेंगे कि चूंकि ये वही बिहार है, दिस बिहार वाज अ ग्लोरियस मगध एम्पायर, जो गौरवशाली मगध साम्राज्य था, वही वर्तमान में बिहार है। हालांकि बिहार और झारखंड दोनों मिल करके एक विशाल, एक मजबूत मगध साम्राज्य का केंद्र था। तो इट वाज अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ बिहार एंड झारखंड, जो मगध एम्पायर। तो इसमें आप देखेंगे कि इतना जो विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ, ये जो साम्राज्य की विशालता है, मगध एम्पायर, मगध वाज द फर्स्ट स्टेट, मगध पहला राज्य था और इन दिस स्टेट, इसी राज्य में मौर्यन एम्पायर वाज डेवलप्ड। तो मौर्य साम्राज्य का विकास हुआ और मौर्य साम्राज्य का आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को पता होगा कि मौर्य साम्राज्य का जो रूप है वो कहां से कहां तक है। तो अगर आप देखें तो ये मौर्यन एम्पायर की जो ज्योग्राफिकल स्टेटस है उसको आप देखिए, अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण बिहार तक, दक्षिण भारत तक, यानी केरल वाज द केरल, पांड्य, चेर, दीज आर द नेबरहुड स्टेट्स, ये पड़ोसी देश थे। यानी कि ये पूरा
हिंदुस्तान से लेकर के कर्नाटक तक और इधर असम की सीमा को छूता हुआ यह एक विशाल मौर्य साम्राज्य था। और इस विशाल मौर्य साम्राज्य का प्रभाव, द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस जो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ लार्ज एम्पायर ऑन इट्स कल्चर एंड इन ऑल द एस्पेक्ट्स, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी इसके जो स्वरूप है, सब पर इसका प्रभाव पड़ा। तो इन्फ्लुएंस ऑफ द लार्ज, हाँ, बिगर फॉर्म ऑफ दिस एम्पायर, तो इस साम्राज्य के विशाल रूप का प्रभाव आप देखेंगे कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी रूपों पर पड़ता है। और इन ऑल द फॉर्म्स में सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग आर्ट एंड कल्चर, हम लोग कला एवं संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो कला एवं संस्कृति पर भी इसका प्रभाव पड़ा। तो जब बिहार की कला एवं संस्कृति की बात करते हैं तो यहाँ कुछ बिंदुओं पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि बीपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत क्लियर कट नहीं है। सिलेबस ऑफ बीपीएससी इज नॉट क्लियर कट। तो क्या होता है कि अन्य आ रहे जो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, तो उसी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन बैंक वी स्टडी और वी प्रिपेयर हिस्ट्री ऑफ जीएस सेक्शन। तो जीएस सेक्शन के इतिहास का जो हम अध्ययन करते हैं तो उसी के आधार पर करते हैं, क्वेश्चन बैंक के आधार पर करते हैं, क्योंकि क्लियर कट इसका स्पष्ट रूप से पाठ्यक्रम उल्लेखित नहीं है। तो बिहार की कला एवं संस्कृति की बात करेंगे तो एक तो कला की बात हम लोग करेंगे, कला, आर्ट। यहाँ मैंने क्या किया, चूंकि चित्रकला भी कला का ही भाग है, लेकिन इसमें क्या है कि चित्रकला के अलावा यहाँ एक पॉइंट होना चाहिए, इसको आप कर सकते हैं आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ऑफ बिहार। तो बिहार का स्थापत्य कला और मूर्ति कला नहीं, ये बीपीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए नहीं है, स्पेशली बीपीएससी के लिए। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। हम लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो जो मैं क्लास ले रहा हूं ये स्पेशली फोकस्ड है बीपीएससी मेंस के लिए। हालांकि यूपीएससी में आप इसके एग्जाम्पल्स को अगर कोरिलेट करके लिखते हैं तो आपको अच्छा फायदा होगा, इसीलिए पढ़ने में बुराई नहीं है। क्योंकि मौर्य कला है तो मौर्य कला तो आप जैसे मौर्य कला एवं संस्कृति की जब बात आती है तो वहाँ आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ठीक है, ये दोनों जगह पर इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्पेशली ये जो सिलेबस है वो बीपीएससी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यूपीएससी में सेपरेटली इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वहाँ के जो क्वेश्चंस हैं वो फैक्चुअल कम और कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है। यहाँ फैक्ट्स के साथ में, बिहार के फैक्ट्स के साथ में कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। तो पहले तो आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के अंतर्गत आर्ट को देखेंगे, दूसरा पेंटिंग के अंतर्गत आर्ट को देखेंगे। तो स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे जब स्थापत्य कला और मूर्ति कला की बात करते हैं, स्थापत्य कला और मूर्ति कला की बात करते हैं और मूर्ति कला की बात करते हैं, तो इसमें दो सेक्शन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है मौर्यन आर्ट एंड पाल आर्ट। तो मौर्य कला और पाल कला ये दो सेक्शन इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप देखेंगे ये याद रखना है कि लेटर मौर्य पीरियड में भी आर्ट दिखाई देता है। जैसे लेटर मौर्य पीरियड कुषाण आए, कनिष्क के समय में आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट है, तो लेटर मौर्य पीरियड में है। लेकिन मेनली जब हम लोग बिहार की बात करते हैं तो बिहार वाज अ पार्ट ऑफ बंगाल, बिहार बंगाल का भाग था। तो बिहार बंगाल के अंतर्गत जिस कला का विकास हुआ वही मुख्य रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक तो मौर्यन आर्ट और पाल आर्ट। पाल जो है ये प्री मीडिएवल पीरियड का है, पूर्व मध्यकाल में जब राजपूत काल है, दैट वाज द राजपूत पीरियड इन प्री मीडिएवल पीरियड। इन दैट टाइम, उस समय में पाल कला का विकास होता है बिहार के संदर्भ में। आफ्टर ऑल अगर पूरे इंडिया की बात करेंगे तो ढेर सारे कल्चर हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बिहार से संबंधित बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट बीपीएससी एग्जामिनेशन, सो वी विल स्टडी अबाउट मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट। तो हम लोग
चूंकि बीपीएससी की बात कर रहे हैं तो मौर्य कला के बारे में, पाल कला के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा पटना कलम तथा मधुबनी पेंटिंग। तो पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। हालांकि मधुबनी पेंटिंग से जनरली लोग ये कहते हैं कि मधुबनी पेंटिंग से अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए हैं, चूंकि जीएस का जो सिलेबस है उस सिलेबस में भी ये तीनों मेंशन है, मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम मेंशन किया हुआ है। हालांकि मधुबनी पेंटिंग मेंशन किया हुआ नहीं है, लेकिन मैं बार बार पहले भी बोल रहा था, अभी भी बोलता हूं कि ओवरऑल मतलब ये संपूर्ण को एक रूप में भी पढ़ने की आवश्यकता है। यानी आर्ट एंड कल्चर एक अकेला क्वेश्चन जो रहेगा आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट, तो उसमें आपको सबको बताना होगा। इवन इन द रीजन ऑफ भागलपुर, भागलपुर के क्षेत्र में मंजूषा शैली, मंजूषा स्टाइल, एंड इन द रीजन अराउंड पटना, पटना के आसपास के क्षेत्र में सांझी कला शैली, तो सांझी आर्ट स्टाइल, दीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग इन बिहार। तो बिहार में चित्रकला के विकास से संबंधित यह है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग किस पर जाएंगे, तो मौर्य कला पे। सबसे पहले हम लोग मौर्य कला के बारे में पढ़ेंगे। एट फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मौर्यन आर्ट। तो ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मौर्य काल की जब हम लोग बात करते हैं तो विशाल साम्राज्य, when we talk about Mauryan empire, that means a large empire. When we talk about Mauryan art, that means कि under the large empire, एक बड़े साम्राज्य के अंतर्गत इस कला का विकास हुआ, तो इसीलिए इस कला में विशालता है। हालांकि कला के दो रूप हैं, एक स्टेट फॉर्म है, दूसरा फोल्क फॉर्म है। देयर आर टू फॉर्म ऑफ आर्ट। आर्ट के दो, कला के दो रूप हैं, स्टेट फॉर्म राजकीय कला एंड स्टेट आर्ट, राजकीय कला, एंड फोल्क आर्ट और लोक कला। तो राजकीय कला और लोक कला के अंतर्गत मौर्य कला का हम लोग विकास देखते हैं। देखिएगा यहाँ जब हम लोग मौर्य कला और पाल कला की बात करेंगे तो दोनों में कुछ अंतर है। जैसे मौर्य कला अपनी विशालता के लिए जाना जाता है, जबकि पाल कला अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। मौर्यन आर्ट इज नॉन फॉर इट्स लार्जनेस, इसकी लार्जनेस के लिए जाना जाता है, वाइल पाल आर्ट इज नॉन एज इट्स डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। क्योंकि मौर्य कला में बेसिकली दो चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया है। टू थिंग्स आर फोकस्ड इन मौर्यन आर्ट, फर्स्ट वन इज आर्किटेक्चर एंड सेकेंड वन इज स्कल्पचर। तो इसमें दो चीजों पर केंद्रित है, दो चीजें महत्वपूर्ण है, दो चीजों पर बल है। एक तो स्थापत्य कला और दूसरा है जो मूर्ति कला। तो स्थापत्य कला और मूर्ति कला महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी अभिषेक जी। यूपीएससी के लिए एक अलग बैच रहेगा, ये तो हम लोग सेपरेट कर रहे हैं ना, यूपीएससी की सेपरेट बैच भी शुरू होगी। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो ये हो गया आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार। अब इसमें हम लोग मौर्यन आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन क्या अराइज होता है मौर्य कला से संबंधित, एक सामान्य क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पूछे जाने की जो शैली है, यानी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, दैट मीन्स जैसे मौर्य कला को ही अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट, तो मौर्य कला के मुख्य जो मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। एक ऐसा दे सकता है डिस्क्राइब करें, दूसरा दे सकता है कि क्रिटिसाइज द मौर्यन आर्ट एज, मौर्य कला की आलोचना करें। आलोचना इस अर्थ में बोला जा सकता है जैसे कि इसमें जैसे बोल सकता है कि देयर वाज अ लार्जनेस इन मौर्यन आर्ट बट नॉट डाइवर्सिटी। तो इस तरह से आर यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट? तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इसमें विशालता थी, विविधता नहीं थी? तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो मेन तो है कंटेंट आपके पास होनी चाहिए। अब इफ यू हैव कंटेंट, सफिशिएंट कंटेंट, यू कैन राइट एनीथिंग। आप कुछ भी लिख सकते हैं और अच्छे वे में लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग जो बात करेंगे एक जनरल क्वेश्चन जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे, फिर उस पर आप आंसर राइट करेंगे और तब फिर वहाँ जो समस्या होगी आप आंसर राइट करके सेंड कीजिए, ग्रुप में सेंड कीजिए और उसको चेक किया जाएगा और उसके बाद उस पर जो है सो बताया जाएगा कि आपने क्या क्या गलतियां की,
तो आंसर राइटिंग ही इंपॉर्टेंट है मेंस के एग्जामिनेशन में। इन मेंस एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है। कंटेंट तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहली बात तो जो समस्या होती है कि हाउ टू स्टार्ट आंसर, एक उत्तर को हम शुरू कैसे करें, एंड हाउ कैन बी कंक्लूडेड, तो इसे कैसे निष्कर्ष इसका लिखा जा सकता है, कैसे इसे कंक्लूड किया जा सकता है। चलिए, तो अ क्वेश्चन इज गिवन हियर, यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है। मौर्य कला के अंतर्गत स्थापत्य कला तथा मूर्ति कला के विकास पर प्रकाश डालें। लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर अंडर मॉडर्न आर्ट। एक सामान्य बात, चूंकि मैंने अभी तुरंत बताया था कि मौर्य कला में बेसिकली मौर्य कला में स्थापत्य कला और मूर्ति कला पर बल दिया गया था, एम्फेसाइज ऑन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। सो इट कैन बी आस्क्ड, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन सेपरेट फॉर्म, मतलब कि पृथक रूप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेपरेटली इट कैन बी आस्क्ड कि राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्किटेक्चर, राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कल्पचर। तो ये भी पृथक अलग से पूछा जा सकता है क्वेश्चन के स्थापत्य कला के मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो स्थापत्य कला से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उसको आपको बता देना है। मूर्ति कला से, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पहला और दूसरा भाग, यानी स्टार्ट में हमको क्या लिखना है वो लगभग सेम चलेगा। कंक्लूड भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बीच का जो पार्ट है वो चेंजेज हो जाएगा। तो कैसे चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं मौर्यन आर्ट की, मौर्य कला की बात कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से किसका विकास हुआ, स्थापत्य कला और मूर्ति कला का। तो बेसिकली इट वाज द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर। बिल्कुल बिल्कुल इसका पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ ग्रुप में भेजा जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जो भी आज क्लास हो रही है, मैंने पिछले क्लास ग्रुप में भी कहा था कि आप अगर इसको पहले से पढ़ कर रखेंगे तो और सुविधा हो जाएगी। एक्चुअली मेंस पढ़ने की चीज नहीं है, मेंस इज अ थिंग ऑफ प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस की चीज है। तो आप जो है सो कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितना अच्छा आंसर राइट कर सकते हैं। और मैं बार बार बोलता हूं, मेरा आंसर मत लिखिए, आप अपना आंसर लिखिए, और वो तभी होगा जब आप खुद लिखेंगे। तो पहली बात तो आप अपने दिमाग में बैठाएंगे कि मौर्य कला से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। मौर्य कला मतलब मौर्य काल एक बड़ा साम्राज्य, तो एक विशाल साम्राज्य, अ लार्ज एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, और इसके अंतर्गत मौर्य कला का विकास। तो स्वाभाविक सी बात है, इस मौर्य कला के क्या क्या बिंदु हैं, तो मुख्य रूप से 3-4 बिंदु ही हैं, उसी को आपको अपनी शैली में लिखना है। एक तो मैंने अभी तुरंत बताया था कि राजकीय रूप है और लोक कला के रूप में है। मतलब जो मौर्य कला है, मौर्य कला में एक पहला क्या बताया, स्थापत्य कला और मूर्ति कला है। दूसरा क्या बताया, दूसरा बताया कि इसमें राजकीय कला है और लोक कला है। राजकीय कला मतलब राजा द्वारा विकसित, जो राजा के भूमिका से संबंधित है, और लोक कला मतलब आम जनता से संबंधित। तो देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ मौर्यन आर्ट। मौर्य कला के 2 भाग हैं। फर्स्ट वन इज स्टेट फॉर्म। तो पहला क्या है, या स्टेट आर्ट, राजकीय कला, अंडर द गाइडेंस ऑफ, अंडर द कंजर्व कह सकते हैं कि एक संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ रूलिंग क्लास, तो शासक वर्ग के संरक्षण में। और दूसरा है कि आम लोगों से संबंधित, रिलेटेड टू कॉमन पीपुल, दैट इज फॉल्क आर्ट, और वो है लोक कला। तो ये जो 4 चीजें हैं, इसी 4 चीजों को आप सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि वैदिक काल के बाद महाजनपद काल आता है, और महाजनपद काल के बाद मगध का उत्कर्ष होता है, और मगध के उत्कर्ष के बाद मौर्य साम्राज्य आता है। और मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है। इन मौर्यन एम्पायर, फर्स्ट वन चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसार एंड अशोका। अब यहाँ पर देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक जो राजमहल की चर्चा कई बार की गई है, पैलेस की चर्चा की गई है, जो कि कुम्हरार से प्राप्त होती है। अ पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज फाउंड इन कुम्हरार, तो कुम्हरार में प्राप्त होता है। तो ये जो, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त के जो राजमहल की जो
का जो वर्णन है वो बहुत ही विस्तृत रूप में किया गया है। तो आप उसी के आधार पर स्थापत्य कला को देख सकते हैं। साथ ही साथ जब हम लोग अशोक के पास आते हैं तो अशोक के काल में देखिएगा कि जो एडिक्ट्स अभिलेख लिखे गए हैं, अशोकाज एडिक्ट, अशोक के अभिलेख, और अशोक के जो अभिलेख प्राप्त होते हैं वो कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं? स्टोन पर, बड़े बड़े पत्थरों पर। वो कहाँ प्राप्त होते हैं? पिलर पर, स्तंभ पर। वो कहाँ प्राप्त होते थे? केव में, गुफाओं में। और कहाँ प्राप्त होते हैं? तो ये उस समय के जो मृदभांड हो सकते हैं, मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, तो वहाँ पर तो नहीं, बेसिकली यहाँ पर जो प्राप्त होते हैं जो कहाँ कहाँ, एक तो अशोक के स्तंभ, अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं। तो इसके अंतर्गत जब स्थापत्य कला की बात आएगी तो स्थापत्य कला में मुख्य रूप से अशोक के स्तंभ आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं इन आर्किटेक्चर। तो पिलर्स ऑफ अशोका आर इंपॉर्टेंट, तो पिलर्स हो गए, और साथ ही साथ जो बिग बिग स्टोन्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, तो पत्थर वाला तो वो तो आर्किटेक्चर का पार्ट है, वहां तो लिख दिया अभिलेख। लेकिन मेनली जो बनाया गया, दीवार जो बनाई गई, यानी स्तंभ जो बनाया गया उस पर लिखा गया, तो ये स्तंभ आर्किटेक्चर के पार्ट हैं। साथ ही साथ स्तूप, बोला जाता है कि अशोक ने बुद्ध के जो अस्थियां, यानी बुद्ध के जो अवशेष है, ऑन द रिमेनिंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध के अवशेष पर अशोक ने क्या किया था? स्तूप का निर्माण करवाया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा। दैट वाज द, जो वो क्या है, एक प्रकार का समाधि स्थल है। और वो जो स्तूप है, स्तूप वो अशोक के काल के स्थापत्य कला को प्रदर्शित करते हैं। इट शोज द आर्किटेक्चर ऑफ अशोका पीरियड। ओके, तो अब देखिए क्या लिखना क्या है। मौर्य कला के अंतर्गत स्थापत्य कला और मूर्ति कला के विकास पर प्रकाश डालने। क्वेश्चन है, लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ऑफ मौर्यन आर्ट। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे संक्षिप्त में, जैसा कि मैंने बताया था शॉर्ट में। कैसे इंट्रोडक्शन देंगे वो भी आगे मैंने बताया है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप आंसर जब राइट करने जाएंगे तो आपके आंसर के कई भाग होने चाहिए, इंट्रोडक्शन से लेकर के कंक्लूजन तक। तो भूमिका से लेकर के निष्कर्ष तक कई भाग होंगे। चूंकि मौर्य कला है तो मौर्य कला में दो बातें हैं, एक तो स्थापत्य और मूर्ति कला, दूसरा है कि जो राजकीय कला और लोक कला। तो देयर आर टू डायमेंशन ऑफ मौर्यन आर्ट। मौर्य कला के दो डायमेंशन है, दो स्वरूप हैं। एक क्या है? तो एक देखिएगा, एक मैंने बताया कि आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, स्थापत्य और मूर्ति कला। दूसरा मैंने बताया राजकीय और लोक कला, तो स्टेट आर्ट एंड फोल्क आर्ट। तो इसी दोनों के अंतर्गत इस डेवलपमेंट को हमको देखना है। तो सबसे पहले तो बता देंगे भूमिका में, इंट्रोडक्शन में क्या बताना है आगे मैं बताऊंगा। फिर इसमें किसका है? डेवलपमेंट अंडर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, स्थापत्य कला और मूर्ति कला के अंतर्गत विकास। देन जब इन दोनों की तो दोनों को बताना होगा। तो इसमें स्थापत्य कला की जब हम लोग बात करेंगे तो स्थापत्य कला, हाँ, स्थापत्य कला और मूर्ति कला ये दोनों है। और इस दोनों के अंतर्गत क्या है मैंने बताया, राजकीय कला और लोक कला। यानी राजकीय कला में भी स्थापत्य है और मूर्ति कला है, और लोक कला में भी स्थापत्य और मूर्ति कला है। ये ध्यान में रखना है कि दोनों जगह पर स्थापत्य कला और मूर्ति कला है। तो आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ऑन बोथ प्लेस इन स्टेट आर्ट एंड इन फोल्क आर्ट। क्लियर? अब है क्या, राजकीय कला के अंतर्गत जो कला का जो विकास हुआ, तो इसमें राजकीय कला का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि स्टेट आर्ट मीन्स व्हाट, तो रोल ऑफ द रूलिंग क्लास, तो शासक वर्ग की भूमिका। तो इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द रूलिंग क्लास, शासक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें है। दूसरी बात कि चूंकि शासक वर्ग की भूमिका है तो जहां चाहे बनाए, जितना ज्यादा एरिया है, जहां जहां तक हमारा राज्य है वहां तक बनाए। तो इसीलिए क्या है कि एक्सटेंसिव एंड टेक्निकल यूज ऑफ स्टोन्स, तो इसमें क्या है, पत्थरों का व्यापक एवं तकनीकी प्रयोग देखने को मिलता है। एंड देन इसके बाद क्या है, गुफा चित्र मिलता है, केव पेंटिंग, गुफा चित्र, केव पेंटिंग। अब यहाँ पर जब हम लोग लोक कला की बात करते हैं, जब हम लोग फोल्क आर्ट की बात करते हैं, तो ये आम लोगों से संबंधित, जैसे कि यक्षिनी की मूर्तियां हैं, यक्षिनी की मूर्तियां, और
बाकी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो यानी कि जो सामान्य व्यक्ति से संबंधित है, रिलेटेड टू कॉमन पीपल। अब एक चीज है, ये तो मैंने बता दिया बेसिक चीजें। अब है कि क्या मौर्य कला का इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट है या इस पर, और क्या इसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो केवल इसके अपने हैं। इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन आर्ट आर्ट डेवलप्ड इटसेल्फ, अपने से विकास हुआ। इज देयर एनी इन्फ्लुएंस, क्या इस पर कोई प्रभाव भी है, तो उसको अगर प्रभाव है तो उसको लिखना है। इन्फ्लुएंस ऑफ अदर आर्ट्स, अन्य कलाओं का प्रभाव। अन्य कलाओं का प्रभाव जब आप बताएंगे तो यहाँ एक चीज और बताना जरूरी है कि ये अन्य कलाओं का प्रभाव भले है, लेकिन ये अन्य कला का रूप नहीं है, इसका अपना डेवलपमेंट, इट्स ऑन डेवलपमेंट बट इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर आर्ट्स। क्लियर? देन और तब लास्ट में क्या करेंगे, मौर्य कला के उदाहरण दे दीजिए, एग्जांपल्स ऑफ मौर्यन आर्ट, एंड देन कंक्लूजन, और उसके बाद कंक्लूड कर दीजिए। तो एक देखिए, जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं तो एक फॉर्मेट आपके दिमाग में बननी चाहिए। इस तरह का फॉर्मेट अगर आप दिमाग में क्रिएट कर लेंगे तो आपके लिए लिखना आसान हो जाता है। और इसी को हम लोग, मैं क्या करता था, इसी में जैसे कि यहाँ पैरावाइज कर दिया। अब यहाँ पर जैसे 3 पॉइंट आ रहे हैं स्टेट आर्ट में, तो हमने क्या किया, यहाँ पर राजकीय कला करके, स्टेट आर्ट करके, और इसको क्या कर दिया, इसमें कई पार्ट में बांट दिया। या फिर आप इंट्रोडक्शन में एक पैरा लिख दिया। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पैरा में ही रहना चाहिए, वहां स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन इंट्रोडक्शन के बाद, जैसे इंट्रोडक्शन आया, यहाँ के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मौर्य कला लिख करके, मौर्य कला, और इस मौर्य कला के अंतर्गत 2 पार्ट कर दिया। जो एक कर दिया स्थापत्य कला, और दूसरा कर दिया मूर्ति कला। 3 मॉडर्न आर्ट, मौर्य कला में यह आर्किटेक्चर कर दिया, और यहाँ कर दिया स्कल्पचर, और बोथ जगह पे यहाँ पर दे दिया राजकीय दे दिया और लोक कला दे दिया। फिर यहाँ पे भी आप राजकीय दे दीजिए और लोक कला दे दीजिए, लोक कला। अब जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो एक आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर एक स्ट्रक्चर बना दिया, फिर यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो टीचर के दिमाग में एक आउटलाइन आ जाएगा कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो देयर इज अ आउटलाइन इन द माइंड ऑफ टीचर। जो एग्जामिनर है, तो उनके दिमाग में एक आउटलाइन बैठ जाएगा कि आप क्या बताना है। मौर्यन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, इन आर्किटेक्चर स्टेट आर्ट एंड folk art, in sculpture स्टेट आर्ट एंड folk art। या आप इसको दूसरे तरीके से भी यहाँ स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर का अपना अपना तरीका है, जरूरी नहीं कि हम उसी को फॉलो करें, जो मैं बता रहा हूँ उसी को आप फॉलो कीजिए। आप अपने से भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर क्या है कि मौर्य कला लिख दी है। आफ्टर राइटिंग मौर्यन आर्ट, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 भाग बांट सकते हैं, एक राजकीय कला और दूसरा हो गया लोक कला। और इस राजकीय कला और लोक कला के अंतर्गत फिर इसमें दे दिए स्थापत्य और मूर्ति कला, और इसमें भी दे दिया स्थापत्य एंड मूर्ति कला। और कभी कभी क्या है ना कि इसमें आप अदर्स भी दे सकते हैं, अन्य कलाएं, तो इस तरह से करके दे सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर बना दिया आपने इंट्रोडक्शन के बाद। तो कुल मिलाकर के जो चीजें हैं, बीपीएससी का सिलेबस इतना क्लियर कट है कि दिक्कत कंटेंट की नहीं है। कंटेंट बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन कैसे लिखा जाए वो इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा कुछ नोट्स देखिएगा, कुछ महानुभाव लोग जो है, देयर आर सम ग्रेट पर्सनैलिटीज इन द मार्केट, जो बाजार में है, बहुत सारे महानुभाव हैं, महापुरुष लोग हैं। वो लोग क्या करते हैं कि स्तूप का फिगर बना दिया, फिगर बना के उस पर दिखा रहे हैं कि आपको देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, वो आइडियल फॉर्म है, वो हर कोई पिक्चराइजेशन नहीं कर सकता है। और पिक्चराइजेशन कोई भी करेगा तो वो टाइम टेकन होगा, और उसमें क्या होगा कि आप जो चीज़ लिखना चाहते हैं वो लिख नहीं पाएंगे। फिर आपके पास स्टैटिस्टिक भी है, तो डीआई भी है,
डीआई को भी समय देना है। तो इसीलिए अपना समय बर्बाद ना करते हुए कम समय में आप कितना ज़्यादा इफेक्टिव लिख सकते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और तब उसमें क्या करना है कि आप मेरे शैली को फॉलो कर सकते हैं, यू कैन फॉलो माई स्टाइल। और इसमें क्या होता है कि इसमें आपको दिक्कत नहीं होती है, आपने प्रैक्टिस पहले से कर रखा है। चूंकि हिस्ट्री का मैंने कहा ही कि बाकी सब्जेक्ट की तुलना में देखिए क्लियर कट सिलेबस नहीं है, पाठ्यक्रम क्लियर कट नहीं है, लेकिन जो पूछे गए प्रश्नों को आप जब देखेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो कि लगातार बार बार पूछी जाती रही हैं। जो चीज़ें पूछी जाती रही हैं, जहाँ क्रिएटिविटी दिखाना है, कोई नया क्वेश्चन आ गया वहाँ क्रिएटिविटी दिखानी है तो आप वहाँ पर अपने क्रिएटिविटी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो कॉमन हैं तो उसको आप पहले से इतना तैयार करके रखें कि उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ें हैं, तो इसी के अंतर्गत देखेंगे कि अब एक एक सेक्शन पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहले तो हमने ये चर्चा कर लिया कि मौर्य कला से अगर संबंधित क्वेश्चन आएगा सीधे मौर्य कला के विकास पर प्रकाश डालें, लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मौर्यन आर्ट, या मौर्य कला के अंतर्गत स्थापत्य कला और मूर्ति कला के विकास पर प्रकाश डालें, तो ये कर देंगे। अब इसी में जब क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि मौर्य कला के आलोचनात्मक पक्ष का वर्णन करें, तो आपको मौर्य कला को तो बताना ही है और इसमें जो कमियां हैं उन कमियों को भी बताना है, तो उन कमियों को भी बताना है, ठीक है। तो नहीं, ठीक है, तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो एक तो आपके दिमाग में बैठ गया कि मौर्य कला के अंतर्गत स्थापत्य कला और मूर्ति कला के विकास पर प्रकाश डालने की बात हो रही है, तो आप इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, मौर्य कला के बारे में बताएंगे, कैसे बताना आगे मैं बता रहा हूं। उसके बाद आपके दिमाग में रहना चाहिए कि स्थापत्य कला और मूर्ति कला के अंतर्गत विकास को दिखाना है, फिर राजकीय कला के अंतर्गत क्या विशेषताएं हैं, फिर लोक कला के अंतर्गत क्या बातें हैं, फिर किन अन्य कलाओं का प्रभाव है, और फिर मौर्य कला के उदाहरण और निष्कर्ष। अब देखिए जब मैंने ये 7 पार्ट में बांट दिया तो अब मेरे दिमाग में 7 पार्ट चल रहा है, तो 7 पैरा में अगर लिखेंगे तो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 8 क्वेश्चन लिखने हैं, और आपके पास कितने पेजेज हैं, 36 पेजेज हैं, तो जो 36 पेज रहता है और 8 क्वेश्चन है तो 8 चौक 32 यानी कि 4.5 पेज में आपको लिखना है। तो अगर इस 7 पार्ट पर आप लिखने चले तो आराम से 4.5 पेज में आप लिख सकते हैं। बीपीएससी की कॉपी जितनी बड़ी होती है उसके हिसाब से आराम से लिखा सकता है। तो यही है कि ये एक आपके अंदर जो है सो आपको डेवलप करके रखना है कि किस तरह से हाउ कैन बी आंसर कैन बी डिवाइडेड, या हाउ कैन यू डिवाइड द आंसर। तो आंसर को आप कैसे बांटेंगे वो इंपॉर्टेंट है, और वो बांटना क्या है वो क्वेश्चन में ही झलकता है। देखिए आंसर क्वेश्चन में ही है। मौर्य कला के अंतर्गत स्थापत्य कला और मूर्ति कला के विकास पर डाल, तो एक तो मौर्य कला है और उसके बाद जो है स्थापत्य कला और मूर्ति कला है। अगर ऐसा ना पूछा, सीधे पूछा मौर्य कला के अंतर्गत विभिन्न विशेषताओं, तो मौर्य कला की क्या क्या विशेषता है, तो जब विशेषता बताएंगे तो ये भी बताएंगे उस विशेषता के ऊपर अन्य का प्रभाव, मतलब पहले तो इसका अपना क्या चीज है, फिर दूसरे का क्या इफेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, और फिर इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसको एग्जाम्पल्स को बता दिया और कंक्लूड कर दिया। क्लियर। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए अब जो चीजें मैं बता रहा हूं, अब हुआ हाथ पकड़ करके चलना। अभी तक जो चीजें मैंने बताया वो था कि आपको एक गाइडलाइन दिया, लेकिन अब है हाथ पकड़ करके कैसे चलते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, अब मैं एक बता रहा हूं, आप उस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे पूछा गया, तो क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम मी, मौर्य कला के अंतर्गत स्थापत्य कला और मूर्ति कला के विकास पर प्रकाश डालें। मुझे इंट्रोड्यूस करना, तो मैं क्या लिखूंगा सर्वप्रथम मौर्य काल में भारतीय कला का विविध रूप प्रकट होता है। सर्वप्रथम मौर्य काल में भारतीय कला का विविध रूप प्रकट होता है। देखिए इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे तो भारतीय कला क्योंकि वो भारत पाकिस्तान दोनों का है, यह कंप्लीटली भारतीय कला का विविध रूप अगर देखेंगे तो पहली बार यहीं प्रकट होता है। तो मैं इंट्रोडक्शन में कैसे लिखूंगा, सर्वप्रथम मौर्य काल में भारतीय कला का विविध रूप प्रकट होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंडियन आर्ट अपीयर्ड इन द मौर्यन पीरियड। क्लियर, प्रकट होता है। इस समय
कला के यथेष्ट प्रगति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इन दिस पीरियड एविडेंस ऑफ सब्सटेंशियल प्रोग्रेस ऑफ आर्ट इज अपीयर्ड, ठीक है, वाज फाउंड। राजकीय कला के साथ साथ लोक कला का भी विकास हुआ, जिसमें वास्तुकला और मूर्तिकला अपने विकसित अवस्था में थी। तो स्टेट आर्ट एज वेल एज फोल्क आर्ट वाज डेवलप्ड, इन विच आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर वाज इन एडवांस स्टेज। ये इंट्रोडक्शन हो गया। तो इंट्रोडक्शन क्या हो गया? सर्वप्रथम मौर्य काल में भारतीय कला का विविध स्वरूप प्रकट होता है। इस समय कला की यथेष्ट प्रगति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। राजकीय कला के साथ साथ लोक कला भी विकसित अवस्था में थी, या राजकीय कला के साथ साथ लोक कला प्राप्त होते हैं, जिसमें वास्तुकला और मूर्तिकला विकसित अवस्था में थी। हो गया इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसमें सारी बातें आपने कह दी। यानी फॉर द फर्स्ट टाइम वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंडियन आर्ट अपीयर्ड इन द मौर्यन पीरियड। In this period, evidence of substantial progress of art was found. State art as well as folk art was found, in which architectural and sculpture was in advanced stage. This is the introduction. ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब किस पे जाएंगे? तो अभी इसमें बताएंगे। या तो दो तरह से ले सकते हैं, या तो आप वास्तुकला और मूर्तिकला के बारे में बता दीजिए, या तो आप राजकीय कला के साथ में लोक कला। कुछ आंसर में आप देखिएगा कि राजकीय कला और लोक कला को पहले लेकर चलते हैं, और कुछ जगह पर आप देखिएगा कि वास्तुकला और मूर्तिकला को पहले लेकर चलते हैं। तो दोनों में से किसी को भी पहले ले जा सकते हैं। यानी वास्तुकला और मूर्तिकला के अंतर्गत राजकीय कला और लोक कला है। अंडर द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, स्टेट आर्ट एंड फोल्क आर्ट, और इन स्टेट आर्ट एंड फोल्क आर्ट इट वाज आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। या तो राजकीय कला और लोक कला के अंतर्गत वास्तुकला और मूर्तिकला है। तो किसी तरह से भी आप लिख सकते हैं। बस मैं बार बार बोलता हूं, राइटिंग इज एन आर्ट। जो लेखन है, लेखन शैली है, वो एक प्रकार की कला है, और उस कला का ज्ञान जब आपको होगा तो मेंस एग्जामिनेशन इज इजियर देन पीटी। पीटी में रटना पड़ता है, मुझे रटने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन मेंस के स्तर पर आप कुछ भी दीजिए मैं लिख दूंगा। तो ये जो है ये आपके अंदर में डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि असली जो परीक्षा है वो मेंस की ही परीक्षा है। पीटी में तो रट्टा मार करके बहुत कुछ कर देते हैं लोग। अब देखिए, अब सेकंड पैरा में मैं क्या बताऊंगा, स्थापत्य कला और मौर्य कला के अंतर्गत विकास। तो ये पॉइंट मैंने बताया आपको याद कर रखने के लिए। इसके अंतर्गत लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे पुरातत्व मौर्य कला के साक्ष्य, मौर्य कला की जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त होती है। मौर्य कला की जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त होती है। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, इंफॉर्मेशन ऑफ मौर्यन आर्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, इस जिसमें राजकीय कला के साथ साथ लोक कला का विकास हुआ। इन विच डेवलपमेंट ऑफ फोल्क आर्ट अलोंग विथ स्टेट आर्ट, तो जिसमें राजकीय कला के साथ साथ लोक कला का विकास हुआ। कलाकृतियों के विविध रूप है, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स। तो कलाकृतियों के विभिन्न रूप हैं, लाइक स्तंभ, स्तूप, पाषाण वेदिका, गुहा विहार, पिलर्स, स्तूप्स, स्टोन अल्टार्स एंड केव श्राइन्स। तो आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहली बात मैंने क्या कहा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देना है। इंट्रोडक्शन के बाद बताना है कि स्थापत्य कला और मूर्ति कला के अंतर्गत, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, मौर्य कला के अंतर्गत स्थापत्य कला और मूर्ति कला का विकास हुआ। इन मौर्यन आर्ट आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर डेवलपमेंट वाज फाउंड, प्राप्त होता है। इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्य से, मुख्य रूप से पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त, खुदाई किए या पुराना जो रिमेनिंग्स है, पुराने अवशेष हैं, पुरावशेष हैं, उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो वी कम टू नो अबाउट मौर्यन आर्ट थ्रू द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इन विच, जिसमें राजकीय कला के साथ साथ लोक कला का विकास हुआ, डेवलपमेंट ऑफ फोल्क आर्ट एलोंग विथ स्टेट आर्ट, और इसमें कलाकृतियों के विविध रूप हैं, अलग अलग रूप है कलाकृतियों के, स्तंभ के रूप में है, स्तूप के रूप में है, पाषाण वेदिका के रूप में, गुहा विहार के रूप में है। तो आर्टिफैक्ट्स आर इन डिफरेंट फॉर्म्स
लाइक पिलर्स, स्तूप्स, स्टोन अल्टार्स एंड केव श्राइन्स। तो ये आपका हो गया सेकंड पैरा, दूसरा पैरा। लेकिन इससे पहले मैंने जो बताया था कि जस्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन इफ यू मेक अ स्ट्रक्चर, आप अगर भूमिका के बाद पहला सेक्शन के बाद एक स्ट्रक्चर अगर बना दें और इसमें इन सारी चीज़ों को क्लियर कर दें, यानी कि वही जो मैंने स्ट्रक्चर बना कर दिखाया था, तो क्या है यही चीज़ें अब डिस्क्राइब हो रही हैं। तो टीचर के लिए सुविधा क्या हो जाएगा, टीचर बीच का सेक्शन उतना देखेगा नहीं। तो हाँ, मिडिल पार्ट इज नॉट सीन मेनली बाय मोस्टली बाय टीचर्स, टीचर के द्वारा ज़्यादातर देखा नहीं जाता है। इफ़ यू डिस्क्राइब इट इन स्ट्रक्चर, अगर आपने स्ट्रक्चर में इसको डिस्क्राइब कर दिया तो देख ही लेते हैं कि यही सब एक्सप्लेन कर रहा है, वो सीधे कंक्लूजन पे जाएंगे, कंक्लूजन आपकी कितनी अच्छी है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि टीचर को किस तरह से आप नंबर की ओर ले जाते हैं। अब है क्या कि अब इतना डेवलपमेंट हो गया, ये बता दिया, तो अब बताएंगे किसमें, राजकीय कला और लोक कला के अंतर्गत। तो सबसे पहले राजकीय कला का विकास किस तरह से हुआ, तो अगला सेक्शन जो करेंगे, समझ पा रहे हैं ना। तो आप लोगों को क्या करना है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य कला के विकास पर प्रकाश डालें, मौर्य कला की विशेषताओं पर का वर्णन करें, मौर्य कला के जो विविध पक्ष को प्रस्तुत करें, तो इस तरह से अलग अलग तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर बताना है कि स्थापत्य कला और मूर्ति कला के अंतर्गत इसका विकास हुआ, और तब बताना है कि सबसे पहले इसमें राजकीय कला की भूमिका, आर्ट अंडर स्टेट आर्ट, राजकीय कला के अंतर्गत कला। अब थर्ड पैरा पे आ गए, पहला पैरा था इंट्रोडक्शन, दूसरा पैरा था स्थापत्य कला और मूर्ति कला के अंतर्गत विकास, और तीसरा पैरा में जब आएंगे तो तीसरा पैरा, या यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि तीसरा भाग जब कर रहे हैं तो इसको कई पैरा में आप बांट सकते हैं। फर्स्ट पैरा में बताएंगे कि मौर्य कला राजकीय कला के रूप में विकसित हुई। मौर्यन आर्ट वाज डेवलप्ड एज अ स्टेट आर्ट इन विच, जिसमें शासक की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इन विच देयर वाज अ इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रूलिंग क्लास। अब रूलिंग क्लास का कैसा है, लिखिएगा, उनकी व्यक्तिगत रुचियां तथा दृष्टिकोण इस कला में प्रकट होते हैं। इन दिस आर्ट पर्सनल इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड आर अपीयर्ड। क्लियर। तो सो दैट, इसीलिए इसमें सार्वभौमिकता का कोई दृष्टिकोण नहीं है, वो अपना दृष्टिकोण है, सेल्फ जो इंटरेस्ट है। सो नो विजन ऑफ यूनिवर्सलिटी, तो यूनिवर्सलिटी का कोई भी ये नहीं है। अब देखिए छोटा पैरा, यहाँ के बाद आप सेक्शन चेंज कर रहे हैं, यानी कि आप उसमें दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं तो पैरा चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन नहीं है कि लंबा लंबा पैरा देना है, छोटा छोटा पैरा में चीज़ों को क्लियर कीजिए, और जहाँ कहीं जरूरत होता है ना तो उसी सेम पेन से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे ये बताया राजकीय कला के अंतर्गत, तो राजकीय कला को अंडरलाइन कर दिया। अब इसके बाद बता रहे कि मौर्य कला में पत्थरों का व्यापक एवं तकनीकी प्रयोग होता है। इन मौर्यन आर्ट इट वाज एक्सटेंसिव एंड टेक्निकल यूजेज ऑफ स्टोन्स। क्लियर। अब स्टोन का यूज क्यों कर रहे हैं, तो जैसे कि मिट्टी का अगर रहे तो मिट्टी का सामान ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन पत्थर का है तो पत्थर का ज्यादा दिन चलेगा। तो यहाँ पर बताएंगे कि क्यों, क्योंकि इसमें कला के अस्थायित्व। आइए आप एक काम और कर सकते हैं, इन विच, जिसमें देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स, तो इसमें विभिन्न बिंदुओं को या आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि पत्थरों का, मौर्य कला में पत्थरों का व्यापक और तकनीकी प्रयोग होता है। इन मौर्यन आर्ट इट वाज एक्सटेंसिव एंड टेक्निकल यूजेज ऑफ स्टोन्स। अंडर द यूज ऑफ स्टोन्स, तो पत्थरों के प्रयोग के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं को देखा जा सकता है। डिफरेंट पॉइंट्स कैन बी सीन, और उसमें क्या कर सकते हैं आप, पॉइंट देकर के यहाँ लिख सकते हैं, 1 2 3 पॉइंट लिख सकते हैं। कला के अस्थायित्व पे बल, एम्फेसाइज ऑन परमानेंस ऑफ आर्ट। जब पत्थर का प्रयोग होगा तो कला अस्थायी होगा, ज्यादा दिन तक। अब सोचिए ना कब की घटना है, आज से यानी कि 322-23 ईसा पूर्व में शासन किया था, संभाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो 300 ईसा पूर्व पहले का, इधर का 2100, अभी मतलब कि अभी हम लोग 2021 में है, तो 2021 हो गया, और उधर 300, यानी कि लगभग 2300 साल पहले की घटना है, 2400 साल पहले की घटना है। तो 2300 साल पहले
का आज भी जब आप देखिएगा, आर्ट देखिएगा, आज भी उस पत्थर को देखिएगा तो लगेगा अपनी मौलिकता में है, मतलब वो लगता है कि हाँ उस समय से अभी तक विद्यमान है। टुडे इट इज प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंटली इट इज सीन। क्लियर? तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, पत्थरों का व्यापक एवं तकनीकी प्रयोग, जिसके अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं को देखा जा सकता है। फर्स्ट वन, कला का स्थायित्व बल, कला में विशालता की संकल्पना, एकास्म कला और पॉलिश के उन्नत तकनीक का प्रयोग, इसको समझेंगे। एम्फेसाइज ऑफ परमानेंस ऑफ आर्ट, तो अस्थायित्व रहेगा। दूसरा, कला की विशालता की संकल्पना, बड़े बड़े महल बनाए गए थे या बड़े बड़े पत्थर, आज भी जो है सांची का स्तूप, बड़ा स्तूप, यानी कला की विशालता की संकल्पना, द कॉन्सेप्ट ऑफ वास्टनेस इन द आर्ट। देन एकास्म कला, एक ही पत्थर को काट के बना देना, उसी को एकास्म कला कहते हैं, उसी को मोनोलिथिक आर्ट कहते हैं। तो एकास्म कला तथा पॉलिश की उन्नत तकनीक का प्रयोग, यूजेज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ मोनोलिथिक आर्ट एंड पॉलिश। तो आर्ट और पॉलिश, क्लियर? तो सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया। आफ्टर इंट्रोडक्शन, किस चीज की क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी में गड़बड़ी है क्या? पिक्चर क्वालिटी में गड़बड़ी है क्या? देखिए तो, ठीक है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है क्या बोर्ड? अच्छा अच्छा, आप लोग अपना जो है सो ये बढ़ा लीजिए, इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, सेटिंग में जा करके और इसको जो है ना सो वो ये में करेंगे ना, 360 में देखिए या 480 में देखिए तो क्लियर दिखेगा। आपके कनेक्शन में गड़बड़ी है। कितने लोग देंगे? क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने क्या किया, तो देखा कि मूर्तिकला और जो स्थापत्य कला का विकास हुआ। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने किया, राजकीय कला के अंतर्गत क्या क्या विकास हुआ, ये तीसरा पार्ट हो गया। और इसी में तीसरा पार्ट में कई भाग हैं, यानी इसमें कई पैरा लिखे जाएंगे। पहला पैरा में बता दिया कि ये शासक वर्ग की भूमिका है, तो शासक वर्ग का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, तो इसमें यूनिवर्सलिटी नहीं है, इसमें जो है सो सार्वभौमिकता नहीं है। और साथ ही साथ, लेकिन ये चूंकि पत्थर का व्यापक प्रयोग हुआ तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा दिनों तक चलने वाली है। और साथ ही साथ जो है सो इसमें कला की विशालता है, वास्टनेस है। अब इसके बाद हम लोग अगले सेक्शन पे, इसी के अंतर्गत राजकीय कला के अंतर्गत एक पॉइंट और आता है, जो देखिएगा 2 पॉइंट और आता है, जो गुफा चित्र और अशोक के स्तंभ। तो राजकीय कला के अंतर्गत गुफा चित्र का विकास हुआ, केव पेंटिंग्स का डेवलपमेंट हुआ, या केव पेंटिंग की जगह पर आप ये कह सकते हैं गुफाओं का निर्माण किया गया, चट्टानों को काट कर गुफाओं का निर्माण किया गया। मौर्य कला में, मौर्य कला के अंतर्गत गुफा चित्र या गुफा, हाँ, जो गुहा लेख प्राप्त होते हैं, तो केव एडिक्ट वेयर फाउंड इन मौर्यन आर्ट, तो इन विच, जिसमें केव्स वेल बिल्ट, तो जिसमें गुफाओं का निर्माण किया गया था बाय कटिंग रॉक्स, तो पत्थर को काट कर गुफाओं का निर्माण किया गया था। देयर वेर मेनी केव्स ऑफ बिंदुसार, अशोक एंड दशरथ वेर फाउंड, तो केव्स डोनेटेड बाय बिंदुसार, अशोका एंड दशरथ, तो इन गुफाओं को बिंदुसार, अशोक और दशरथ ने दान किया था। और अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में गुफा प्राप्त होते हैं, तो केव्स वेयर कंस्ट्रक्टेड इन बराबर एंड नागार्जुनी हिल्स। और इन मौर्यन आर्ट, इन स्टेट आर्ट, एज अ स्टेट आर्ट इन मौर्यन आर्ट, तो मौर्य कला में, राजकीय कला के अंतर्गत द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज एडिक्ट ऑफ अशोका। तो अशोक के जो एडिक्ट है, स्पेशली अशोक के स्तंभ है, अशोक स्तंभ इसका सबसे अच्छा रूप है स्थापत्य कला के अंतर्गत। तो अशोक के स्तंभ है, तो सर्वोत्तम मौर्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मौर्यन आर्ट। एंड इन दैट पिलर्स, उस स्तंभ में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था, तो चुनार के बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। यूज ऑफ सैंड स्टोन ऑफ चुनार, चुनार इज अ प्लेस इन यूपी, तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है चुनार, तो वहाँ के चुनार के सैंड स्टोन का प्रयोग किया गया, सैंड स्टोन का प्रयोग किया गया। क्लियर? तो राजकीय कला के अंतर्गत हम लोगों ने कई भाग देखा, कई भाग में इसको बांट दिया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं
लोक कला के अंतर्गत। तो लोक कला एज अ फोल्क आर्ट, तो इन मौर्यन आर्ट फोल्क आर्ट वाज इन डेवलप्ड फॉर्म। तो मौर्य कला में लोक कला भी विकसित रूप में था। इन फोल्क आर्ट देयर वेर टू मेन पार्ट्स, तो दो महत्वपूर्ण भाग हैं। एक तो मृदभांड संस्कृति, पॉटरी कल्चर। इन पॉटरी कल्चर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर वेर यूज्ड, NBPW वाज यूज्ड, NBPW वाज यूज्ड। तो लोक कला के अंतर्गत आप बहुत सारे मृदभांड पर मिट्टी के बर्तन, अलग अलग तरह के मिट्टी के बर्तन प्राप्त करते हैं, जो लोक कला का रूप है। साथ ही साथ मथुरा में यक्ष की मूर्ति और ये दीदारगंज में यक्षिनी की मूर्ति। तो आइडल ऑफ यक्ष फाउंड फ्रॉम मथुरा एंड आइडल ऑफ यक्षिनी फ्रॉम दीदारगंज। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फोल्क आर्ट। तो स्टेट आर्ट, हालांकि स्टेट आर्ट जो जितना परमानेंसी के साथ में, क्योंकि वहाँ क्या है कि इसका यूज किया गया, वहाँ पत्थरों का यूज किया गया है। तो स्टोन्स वेयर यूज इन स्टेट आर्ट, राजकीय कला के रूप में एज स्टेट आर्ट, राजकीय कला के रूप में पत्थरों का व्यापक प्रयोग होता है। जबकि यहाँ पर क्या है, लोक कला के अंतर्गत यह प्रयोग जो है सो पत्थर के प्रयोग की जगह पर, अब देखिए यहाँ पर कांसे की मूर्ति मिलती है। तो कांसा को, पुराना जो कांसा वगैरह कहीं पर मिलता है या कोई मेटल मिलता है, तो लोग क्या करते हैं, उसको उतना महत्व नहीं देते हैं और वो अपने यूज में ले आते हैं। तो उसको पिघला करके अलग अलग तरह से प्रयोग कर लिया। तो बहुत सारे जो जमीन के अंदर से खुदाई से आफ्टर एक्सकावेशन बहुत सारे देयर वेर मेनी मटेरियल्स वेयर फाउंड, जो एंशिएंट मटेरियल्स, जो पुरानी बहुत सारी सामग्रियां प्राप्त होती हैं, which were destroyed by the human being, तो कॉमन पीपुल, तो सामान्य आदमी के द्वारा उसको नष्ट कर दिया गया है। इसीलिए वहाँ थोड़ा कम प्राप्त होता है। पत्थर वगैरह का था तो वो प्राप्त होता है, लेकिन इसके बावजूद बताएंगे यहाँ लिखना क्या है। लिखना मौर्य कला का एक रूप लोक कला के रूप में भी प्रकट होता है। मौर्यन आर्ट इज फाउंड एज फोल्क आर्ट, एज अ फोल्क आर्ट ऑल्सो, तो लोक कला के रूप में भी प्राप्त होता है। इन विच, जिसमें वेयर पॉटरी कल्चर एंड आइडल्स वेयर फाउंड, जिसमें मृदभांड संस्कृति प्राप्त होती है और जो मूर्तियां प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट, इन वेयर कल्चर, तो जो मृदभांड संस्कृति है उसमें मुख्य रूप से मेनली नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर वाज फाउंड, तो उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड प्राप्त होते हैं। जबकि मूर्तियों के अंतर्गत दो प्रमुख उदाहरण हैं। इन आइडल्स टू आर इंपॉर्टेंट, दो महत्वपूर्ण है। फर्स्ट वन द आइडल ऑफ यक्ष फाउंड फ्रॉम मथुरा, तो मथुरा से प्राप्त यक्ष की मूर्ति। एंड सेकेंड वन इज यक्षिनी, आइडल ऑफ यक्षिनी फ्रॉम दीदारगंज, दीदारगंज से यक्षिनी की मूर्ति। क्लियर? तो ये दो पार्ट में इसको बांट देंगे। अब लोक कला के बाद, अभी इसके बाद मैंने बताया, अब देखिए मुझे तो याद है, आपको याद रखना है कि जब बता दिया कि राजकीय कला के रूप में कला, लोक कला के रूप में कला, अब बताना कि इन्फ्लुएंस, प्रभाव, किसका किसका प्रभाव पड़ता है। तो किसका किसका प्रभाव पड़ता है, तो अन्य कलाओं का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ अदर आर्ट। तो ऑन मौर्यन आर्ट, मौर्य कला पर देयर वाज इन्फ्लुएंसेस ऑफ अदर आर्ट्स वाज सीन, तो अन्य कलाओं का प्रभाव भी देखा गया है, जिसमें बेसिकली मेनली इट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक, पर्शियन एंड बुद्धिस्ट आइडियाज। तो इसमें यूनानी, ईरानी और बौद्ध आदर्शों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो मौर्य शासक थे, जो रूलर्स ऑफ मौर्य एक्सेप्टेड बौद्ध रिलीजन, बौद्ध धर्म को अपनाया था। सो मोस्टली आर्ट्स वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिज्म, तो ज्यादातर जो कला है वो बुद्धिस्ट आइडिया से प्रभावित है। आफ्टर दैट, इसके बाद देखिए, अब ग्रीक प्रभाव भी है, यूनानी प्रभाव भी है, पर्शियन, ईरानी प्रभाव भी है, ईरानियन एंड बुद्धिस्ट आइडियाज। हाँ, यह दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि देयर वेयर मेनी इन्फ्लुएंसेस, बहुत सारे प्रभाव हैं, बट इट वाज नॉट अ फोटोकॉपी ऑफ अदर आर्ट, यह दूसरे कला का प्रतिरूप नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि बट नॉट द काउंटर पार्ट ऑफ अदर आर्ट, ये अदर आर्ट का काउंटर पार्ट नहीं है, अदर आर्ट का भाग नहीं है, इसकी अपनी विशेषता है। इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लियर। तो ये हो गया आपका फिफ्थ में। अब इसके बाद तब बता देंगे देन एग्जाम्पल्स, उदाहरण बता दीजिए। देयर वेर मेनी एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स आप और भी कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर है कि मौर्य कला के उदाहरण, तो एग्जाम्पल्स ऑफ मौर्यन आर्ट वेयर फाउंड, प्राप्त होते हैं फ्रॉम अफगानिस्तान टू कर्नाटका, तो अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक। अफगानिस्तान में गंधार कला, वहाँ भी देखिएगा पत्थर पर बुद्ध की प्रतिमा वगैरह जो बनाई गई थी, तो अफगानिस्तान से लेकर के और श्रवण बेलगोला में जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग किया गया था। इन श्रवण बेलगोला समुद्रगुप्त लेफ्ट हिज बॉडी, या कह सकते हैं कि टेकन सुसाइड एज अ रिलीजन ऑफ जैनिज्म के तरह, तो अपना शरीर का त्याग किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में जाकर के, और वो पर्वत चंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। दैट माउंटेन इज नोन एज चंद्रगिरी माउंटेन। तो आप यहाँ पर उसको बता सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल्स में मैंने कुछ ही यहाँ बताया, आप अदर बता सकते हैं। पहले तो बताइएगा कि मौर्य कला के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ मौर्यन आर्ट वेयर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, नॉट इन प्रेजेंट इंडियन पार्ट, न केवल वर्तमान भारतीय भूभाग में, इट वाज फाउंड ऑल्सो इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रीजन, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र में भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि अशोक के स्तंभ जो है वहाँ भी प्राप्त होते हैं, और अशोक के जो ये है जो शिलालेख हैं, जो स्टोन एडिक्ट्स हैं, वहाँ भी प्राप्त होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसी में कि मौर्य कला के उदाहरण अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक प्राप्त होते हैं, फ्रॉम अफगानिस्तान टू कर्नाटका इट वाज फाउंड। देयर वर मेनी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे उदाहरण हैं, लाइक 1 2 3 4 करके भी यहाँ लिख सकते हैं। तो 1 में जैसे हो गया पैलेस ऑफ पाटलिपुत्रा इन कुम्हरार में क्या होता है, पाटलिपुत्रा का राजप्रसाद। सेकेंड 1 दे सकते हैं अशोक के स्तूप, मतलब बुद्ध की जो के अवशेषों पर स्तूप ऑन द रिमेनिंग्स ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट कर सकते हैं इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, अशोक के अभिलेख। अब अन्य उदाहरण में जैसे कि यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, आइडल्स ऑफ यक्षिणी। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, एंड देन एट लास्ट वी एंड द आंसर। हम लोग आंसर का अंत करेंगे और तब क्या बताएंगे, निष्कर्ष बताएंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ लोग क्या करते हैं, कई बार समराइज कर देते हैं चीजों को, तो यहाँ कई बार सारांश लिख दिया जाता है, तो डेट इज द रॉन्ग वे ऑफ आंसर राइटिंग। तो वो आंसर राइटिंग का गलत तरीका है। यहाँ जब आप लिखेंगे तो इसमें क्या करना है कि जब इसका आंसर आप लिखेंगे, जब निष्कर्ष लिखेंगे, तो निष्कर्ष में क्या बताएंगे आप किसी भी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। देयरफॉर जैसे लिख दिए, अतः लिख दिए अंतिम पैरा में, तो वो आपका कंक्लूजन हो गया। जरूरी नहीं है कि बहुत लिखते हैं कहा जा सकता है कि इट कैन बी सेड दैट, तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट देयरफॉर, इसलिए, अतः, या कह सकते हैं कि एज कंक्लूजन, निष्कर्षतः करके भी लास्ट कर सकते हैं। निष्कर्षतः करके अगर लास्ट कीजिएगा तो वो टीचर को डायरेक्ट इम्पैक्ट जाएगा कि आप वहाँ लास्ट कर रहे हैं। तो वो मैं उसी तरह से करता था, लेकिन आप अतः से भी कर सकते हैं, देयरफॉर से कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो निष्कर्षतः, एज कंक्लूजन, मौर्यन आर्ट हैज इट्स यूनिक आइडेंटिटी। तो मौर्य कला की अपनी एक विशिष्ट पहचान थी। इट वाज, तो संपूर्ण भारतीय महाद्वीप में विद्यमान राजनीतिक एकीकरण का प्रतीक, यह संपूर्ण भारतीय महाद्वीप में विद्यमान राजनीतिक एकीकरण का प्रतीक था। इट वाज द सिंबल ऑफ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन एग्जिस्टिंग अक्रॉस द इंडियन कॉन्टिनेंट। तो ये एक छोटा सा मैंने दो पॉइंट कहा। अब इसी में देखिए कुछ पॉइंट और क्या लिखा जा सकता है कि इसके महत्व को इस रूप में समझा जा सकता है क्या, द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस आर्ट कैन बी अंडरस्टैंड बाय दिस वे। टुडे, आज भी इस कला के उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं। वी हैव द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस आर्ट टुडे। तो हमारे पास इसके मौजूद हैं। और
दूसरी चीज, एक पॉइंट जो कॉमन है जो आप निष्कर्ष में दे सकते हैं कि बाद के कलाओं पर इन द लेटर ऑन आर्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ मौर्यन आर्ट कैन बी सीन। तो मौर्य कला के प्रभाव को देखा जा सकता है। तो एक लाइन जो है आप यहां कंक्लूजन में ये दे सकते हैं, ये लिखा जा सकता है। क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन पर हम लोगों ने डिस्कस किया जो था मौर्य कला। मौर्य कला पर हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद जो 3 सेक्शन जो हम लोगों को डिस्कस करना है और वो है पाल कला, पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग। क्लियर? तो अब हम लोग बात करते हैं पाल कला की। या इस पर एक चीज और हो सकता है कि मौर्य कला पर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, अब इसमें कुछ चीजें मैं बता रहा हूं कि जैसे अगर पूछा जाए, मान ले रहे हैं कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, एक क्वेश्चन अगर पूछा जाता है मौर्य कला के, मौर्य कला की अपनी सीमाएं थी, अपनी सीमाएं थी। देयर वेर लिमिटेशंस ऑफ मौर्यन आर्ट। On limitations of Mauryan art, अपनी सीमाएं थी। क्या आप इससे सहमत है? आर यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या लिख सकता है कि प्लीज एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ मौर्यन आर्ट, मौर्य कला के सीमाओं का वर्णन करें। अब सिंपल एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया और उसमें पूछ रहा है कि मौर्य कला की सीमाओं का वर्णन करें, तो क्या आप केवल सीमाएं देंगे? सीमाएं नहीं देंगे, वहां विशेषता के साथ सीमा देंगे। जैसे मान ले रहे हैं राजकीय कला है, अब देखिए वहां क्या था, वहां सिंपल हमने प्रेजेंट किया, लेकिन यहां जब प्रेजेंट करेंगे तो यहां पर लिमिटेशन के साथ में प्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कि राजकीय कला है, स्टेट आर्ट, पहला तो क्या है कि स्थापत्य कला और मूर्ति कला का व्यापक विकास हुआ। तो डेवलपमेंट ऑफ, ब्रॉडर डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कला के अन्य रूप छूट जाते हैं। तो अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट वॉज लेफ्ट, तो छोड़ दिए गए हैं। तो कौन कौन सा? जैसे कि आपने क्या किया, चित्रकला का व्यापक प्रयोग नहीं देखते हैं, नॉट द वास्ट, हाँ, लार्जर यूजेज ऑफ पेंटिंग्स, पेंटिंग का नहीं देखते हैं। दूसरी बात और क्या क्या है, कला का और रूप क्या क्या है? तो कला का जैसे भित्ति चित्र है, तो भित्ति चित्र में भी, हालांकि भित्ति चित्र के कुछ उदाहरण आप लोगों को दिखते हैं, कुछ जो ग्रेफिटी आर्ट जो है वो दिखते हैं, जो केव पेंटिंग के रूप में, गुफा चित्र के रूप में दिखते हैं, लेकिन उसका व्यापक प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि आप देखेंगे फिर इसमें सार्वभौमिकता नहीं है, यूनिवर्सलिटी नहीं है। तो राजकीय कला की क्या क्या सीमाएं हैं और लोक कला की क्या क्या सीमाएं हैं, उस पर फोकस कर दिया जाएगा। लोक कला की बात करेंगे तो देखिएगा ये जो टाइम पीरियड था, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, यूनानियों को पहले तो नंद वंश से मुक्त कराया था मगध को। तो मगध वाज, हाँ, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नंदाज, नंद से मगध का संरक्षण किया गया। फिर यूनानियों से संरक्षण किया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रीक, उनसे किया गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि युद्ध की समय फिर सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है। अशोक के बारे में बोला जाता है, अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासन किया। तो हो सकता है ये बढ़ा चढ़ा के कही गई बातें हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुल मिलाकर के जो शासक वर्ग है उसका इंटरेस्ट ज्यादा है। तो लोक कला का विकास तो होता है लेकिन सीमित विकास होता है, और इसीलिए इसके उदाहरण बहुत कम प्राप्त होते हैं। फोल्क आर्ट वॉज डेवलप्ड बट इट वॉज डेवलप्ड इन लिमिटेड फॉर्म। तो ये इसका लिमिटेड रूप में। दूसरी बात कि इसके उदाहरण बहुत कम प्राप्त होते हैं। तीसरी चीजें हैं कि लोक कला के अंतर्गत जो बाकी चीजें हैं, बाकी का जो वर्णन उस तरह का नहीं प्राप्त होता है। बहुत सारा चीज है जो कि विदेशी प्रभाव या बुद्धिस्ट प्रभाव। अब बुद्धिस्ट प्रभाव हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिएगा जो हमारी प्राचीन परंपरा थी, जो हिंदुइज्म का जो कॉन्सेप्ट था, जो सनातन परंपरा थी, उसके लिमिटेशंस हैं वो दिखाई कम पड़ते हैं। तो जैसे कि
बाद में जैसे कि वैष्णव और शैव के अंतर्गत जो जिस प्रकार का डेवलपमेंट होता है तो वो सब चीज़ें कुछ चीज़ें हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो बुद्धिज्म पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, तो बाकी चीज़ों का प्रभाव थोड़ा कम दिखाई देता है। तो जिस तरह से क्या था गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट एंड कल्चर जब हम लोग देखते हैं गुप्ता पीरियड में है, तो वो चीज़ें यहाँ देखने को कम मिलती हैं। सर हिस्ट्री आंसर को पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं या डायग्राम बनाकर एरिया को कोड कर सकते हैं। देखिए मैंने शुरू में भी बताया था, अब अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार फिर से क्लास को देख लीजिएगा और आप देखेंगे कि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर का रोल तो है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है आंसर राइटिंग का तरीका नहीं है। देखिए जो पीटी के स्तर पर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का था तो वहाँ ऑप्शंस थे, उस ऑप्शंस में चूज करना है। लेकिन जो मेंस का आंसर राइटिंग है तो मेंस के आंसर राइटिंग में क्या है, डिस्क्रिप्टिव का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ वर्णनात्मक वर्णन है। तो स्ट्रक्चर वगैरह आपके एक्सप्रेशन को, डिस्क्रिप्शन को इजियर करने के लिए यूज होना चाहिए, ना कि आप सारा का सारा आंसर उसी में लिख दें। हाँ स्ट्रक्चर बना दीजिएगा तो आपको लिखना जो है आपका थोड़ा सीमित हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि आप सशक्त भाषा शैली का प्रयोग करके थोड़ा सा इफेक्टिव लैंग्वेज कैन बी यूज्ड, तो और वहाँ पर सीमित में चीज़ों को प्रेजेंट कर दीजिए, तो वही है। लेकिन आपको डिस्क्राइब करना है तो आंसर जो है वो केवल सपोर्टिव जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो डायग्राम होते हैं, तो डायग्राम एंड स्ट्रक्चर आर द easier way to express your description। तो आपका वर्णन को प्रेजेंट करने का तरीका है, अच्छे से प्रेजेंट करने का तरीका है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो यहीं पर ये जो मौर्य कला की अपनी सीमाएं हैं, तो इस सीमाओं को आप क्या करेंगे, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन को दो भागों में बांट करके आप इसको दे सकते हैं। यानी एक तो राजकीय कला की सीमाएं, राजकीय कला की सीमाएं, और दूसरा हो जाएगा लोक कला की सीमाएं, दूसरा लोक कला की सीमाएं, लोक कला की सीमाएं। तो लिमिटेशंस ऑफ, तो इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। हाँ तो इसको आप लिख सकते हैं एक लिमिटेशंस ऑफ, तो दोनों रूपों में आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टेट आर्ट और लिमिटेशंस ऑफ फोल्क आर्ट। अब क्या क्या लिमिटेशंस हैं, तो लिमिटेशंस को आप इस वे में दे सकते हैं कि क्या है यहाँ पर, तो एक तो है कि अलग अलग रूप में दे सकते हैं। जब राजकीय कला की सीमाएं अगर दे रहे हैं तो राजकीय कला की सीमा में पहली सीमा मैंने क्या बताया था, तो एक तो बताया था क्या कि इसमें विविध रूप प्रकट नहीं, डाइवर्स, विविधता का अभाव, विविधता का अभाव, लैक ऑफ डाइवर्सिटी। बस आज एक ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग और इसको जो है सो ये आप लोग आंसर राइट कीजिएगा। कहीं पर समस्या होगी तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ मैं ये बता दे रहा हूँ विविधता का अभाव है। दूसरी बात मैंने बताया कि जो राजकीय यानी कि राजाओं का इंटरेस्ट ऑफ द रूलर्स है, तो राजाओं का दृष्टिकोण, फिर इसी में है कि इसमें सार्वभौमिकता का अभाव, लैक ऑफ यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता का अभाव। तो जो पॉइंट मैंने बताया उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। शब्द का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप बस यही याद रखिएगा कि जो बीपीएससी है, बीपीएससी में जो दिखता है वो बिकता है। मतलब ये कि आपको पेजेज भरने हैं विथ क्वालिटी विथ क्वांटिटी। जैसे यूपीएससी में क्वांटिटी का वहाँ थोड़ा लिमिट है कि आप 250 शब्दों में लिखे तो 250 में ही खत्म कर देना है। यहाँ कोई लिमिट नहीं है। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि 36 पेज मुझे भरना है, तो 4 साढ़े 4 पेज में
4.5 पेजेज में आप लिख सकते हैं आंसर को। अब इसी तरह से लोक कला की सीमाएं जब करते हैं, लोक कला की सीमा, तो लोक कला में क्या है कि चूंकि क्या है कि यहाँ पे भी है अस्थायित्व का अभाव, लैक ऑफ परमानेंसी का अभाव, प्लस क्या है कि इसमें क्या है कि जो काफ़ी नष्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर लोक कला जो है, लोक कला में जो उदाहरण कम मौजूद, लेस, तो लोक कला का। और उसके बाद देखिएगा कि अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हैं कि जैसे कि बुद्धिज्म का प्रभाव ज़्यादा है, बाकी रिलीजन का प्रभाव कम है, तो वहाँ पर क्या है ना कि हालांकि सार्वभौमिकता का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन सर्वधर्म संभाव का एक कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। अब जैसे यहाँ पर यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिलती है, तो यहाँ पर क्या है ना कि जो लोक कला की सीमाएं, तो यहाँ पर सीमित विस्तार है, इसका विस्तार कम है। तो इस तरह से आप चीजों को बांट करके लिख सकते हैं। तो अब लेकिन देखिए, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन इंट्रोडक्शन वही होगा। मौर्य कला क्या है वो बताएंगे, और उसी के साथ में बता देंगे कि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। इंट्रोडक्शन में एक चीज याद रखेंगे कि जब भी आप आंसर राइट करते हैं, तो इंट्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन को क्लैरिफाई करना जरूरी होता है। अगर सीमाएं पूछा कि मौर्य कला की अपनी सीमाएं थी, अब इसको लिखने आ गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन हमने दिया, जो इंट्रोडक्शन हमने शुरू में पढ़ा, अब इसी इंट्रोडक्शन में देखिए भूमिका में बताएंगे कि सर्वप्रथम मौर्य काल में भारतीय कला का विविध रूप प्रकट होता है, कला की यथेष्ट प्रगति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, राजकीय कला के साथ साथ लोक कला भी प्राप्त होता है, वो जिसमें वास्तुकला और मूर्ति कला विकसित अवस्था में थी। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी प्रकट होती हैं। अब देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन सेम था, उसी में हमने जोर दिया कि इसकी कुछ सीमाएं भी प्राप्त होती हैं, इसकी कुछ सीमाओं को भी देखा जा सकता है। तो वो जब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन को आप, वो क्वेश्चन का जो टेल पार्ट है उसको आप एट लास्ट जरूर इंक्लूड करेंगे, जिससे टीचर को पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं। क्लियर? तो फॉर द फर्स्ट टाइम वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंडियन art appeared in Mauryan period. Evidences of substantial progress of the arts were found. State art as well as folk art was found, in which architectural and sculptural in advanced stage, but there are some limitations. और ये बता करके आपने क्या किया कि क्लियर कर दिया कि आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं, ये आपने क्लियर कर दिया। तो ठीक है, तो हम लोग इतना ही रखते हैं जो एक क्वेश्चन पे। अब और कोई क्वेश्चन हो और कुछ आप पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो अगले क्लास में आप पाल कला, पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग उसको देख लीजिए। जहाँ जहाँ भी किताबें हैं, जो भी किताब है उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो उन तीनों सेक्शन को एक साथ में खत्म कर दूंगा। तो वहाँ तो डायरेक्ट अब चले जाएंगे हम लोग लिखने पे कि आंसर क्या लिखना है। क्लियर? चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।